मित्रों, एमए उत्तरार्ध की इस कक्षा में आपका स्वागत है। हमारी जो वार्ताएं पूर्व से चल रही है, उसी वार्ता के क्रम को आगे बढ़ाते हुए मेरे प्रिय साहित्यकार निबंध लिखने का जो क्रम हम सीख रहे थे, उसे आगे बढ़ाते हैं। कल हमने प्रेमचंद जी की जीवनी के बारे में पढ़ा था कि उनका जीवन कैसा रहा, कब पैदा हुए, कब उनका स्वर्गवास हुआ और किस तरह का उनका जीवन गुजरा। और हमने देखा था कि प्रेमचंद जी का जीवन बड़ा ही सादा था और उस सादगी के बारे में इंद्रनाथ मदान ने भी बहुत कुछ कहा है और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भी कहा है, जिसकी चर्चा अवसर आने पर हम बीच में करेंगे। अब हम इस निबंध का आगे जो बढ़ाने का क्रम है वो इस तरह से करेंगे कि उनका रचना संसार जो है वो क्या रहा, किस तरह से रहा, उस पर विचार करते हुए आगे बढ़ेंगे। मैं बहुत से तथ्य आपके सामने रखता जाऊंगा। कोशिश ये करूंगा कि किस तरह से लिखना है। हालांकि व्याख्यान में निबंध लिखने की तरीके से मैं आपको पूरी तरह तो नहीं बता सकता, लेकिन फिर भी तथ्य और उनके प्रस्तुतिकरण का जो तरीका है वो यहाँ काफ़ी हद तक आपके सामने स्पष्ट कर दिया जाएगा और उसमें आप सुधार करते हुए परीक्षा के लिहाज से जैसे भी आप लिखना चाहें उचित समझें। ललित निबंध, ये ध्यान रखिए, ये नहीं हो कि आप कोई तथ्यात्मक निबंध लिखने लग जाएं तो आपके अंक नहीं आ पाएंगे। यदि आपको वैज्ञानिक निबंध लिखना है तो उस तरीके से लिखिए, आपको विचारात्मक निबंध लिखना है तो उस तरीके से लिखिए, आपको कोई और भांति का निबंध लिखना है, व्यावसायिक निबंध लिखना है तो उसका तरीका अलग होता है। और जब साहित्यिक या ललित निबंध की बात आती है तो उसका तरीका अलग होता है। जैसे शुरुआत मैंने जब की थी कि हम कोई घटनाक्रम देते हुए या कोई प्रभाव देते हुए या किसी व्यक्ति के माध्यम से कि इनका मेरे पर प्रभाव कैसे पड़ा, ये मेरे प्रिय कैसे हुए या मैं इनको प्रिय क्यों समझता हूँ, वो बात करते हुए इस निबंध का आप प्रारंभ कर सकते हैं। और कल हमने करने इसको किया भी था। आप और भी कोई तरीका अपना सकते हैं, ये तरीका ज़रूरी नहीं है। बहुत से तरीके हैं, जिनमें से एक जो रीति है, तरीका है, वो मैंने आपको बताया था। आज हम आते हैं इनके रचना संसार पर इससे पहले हम ये जान लेते हैं कि प्रेमचंद जी ने शिक्षक और पत्रकार के रूप में भी काम किया था, तो निश्चय ही लिखने और पढ़ने से उनका गहरा जुड़ाव रहा। इसलिए इनकी रचनाएं भी काफ़ी स्तरीय रही थी। आप हिंदी और उर्दू दोनों के लेखक रहे हैं। आपने जब लिखना प्रारंभ किया था तो उर्दू भाषा में लिखना प्रारंभ किया था, लेकिन परिस्थितियों के वशीभूत होकर के जब अंग्रेज़ों ने उन पे रोक लगा दी, उनकी पुस्तकों पे रोक लगा दी, उनके लेखन पे रोक लगा दी, तो आपने एक दूसरे नाम से, जो कि काफ़ी प्रसिद्ध हुआ, लिखना प्रारंभ कर दिया। और उसी नाम से आगे चलकर उनका पूरा साहित्य जाना जाता है। जो उर्दू में लिखा गया उनमें भी बहुत सी रचनाओं को हिंदी में आगे रूपांतरित किया गया, या हिंदी में खुद प्रेमचंद जी ने ही उनको बदल दिया। तो जहाँ तक इनके रचना संसार का सवाल उठता है, आप और जब हम या सामान्य व्यक्ति जब बात करता है तो उपन्यास सम्राट कह करके बात को वहीं समाप्त कर देता है। अर्थात उपन्यास लिखे होंगे प्रेमचंद जी ने,
और अधिक करो तो हम उनकी कहानियों से परिचित रहे हैं। तो अधिक से अधिक ये कहा जाएगा कि प्रेमचंद जी ने हिंदी साहित्य में उपन्यास लिखे और कहानियाँ लिखी। लेकिन यहाँ मैं आपके सामने स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि प्रेमचंद जी ने खाली कहानियाँ और उपन्यास ही नहीं लिखे, बल्कि और बहुत सी विधाओं में भी कार्य किया था। और उनके वो रूप हमारे सामने अधिक नहीं आ पाए, क्योंकि उनका उपन्यासकार, उनका कहानीकार इतना बड़ा रूप ले चुका था कि बाकी रूप उनके छुप गए। जैसे जयशंकर प्रसाद के बारे में जब चर्चा होती है तो या तो कवि के रूप में होती है, नाटककार के रूप में होती है, जबकि कहानियों के स्तर और संख्या के मामले में वो प्रेमचंद जी से कहीं भी पीछे नहीं थे। ठीक है, उनकी शैली अलग थी, वो अलग बात है। तो हम ये कह सकते हैं कि प्रेमचंद जी ने हिंदी की विधाओं में, बहुत सी विधाओं में लिखा, हिंदी और उर्दू दोनों में लिखा। जीवन में बाद के काल में उन्होंने हिंदी में लिखा, प्रारंभिक चरण में उन्होंने उर्दू में लिखा। इन्होंने कुल मिलाकर के हिंदी और उर्दू दोनों को मिलाकर कुल 15 उपन्यासों की रचना की। नाम वगैरह या क्या लिखा है वो बाद में देखेंगे। कहानियों की इनकी संख्या 300 से अधिक रही। 300 से अधिक कहानियों की रचना इन्होंने की थी। ये तो हुई इनकी दो बातें, दो विधाएं जिनमें की काफ़ी प्रसिद्धि रही है। तीसरी जो विधा है वो है अनुवाद की। तो इन्होंने अनुवाद एक नहीं, दो नहीं, बल्कि पूरे 10 अनुवाद किए थे। तो हम कैसे कह सकते हैं कि प्रेमचंद जी ने खाली कहानी और उपन्यास लिखे? फिल्मों की पटकथाओं में भी आपने कार्य किया। पटकथा लेखन का कार्य भी आपने किया था जब बॉम्बे गए थे फिल्मों में काम करने के लिए। साहित्यिक विधाओं में इन्होंने निबंध भी लिखे। हालांकि इनके निबंधों के रूप में न होकर के इनके विभिन्न स्थानों पर दिए गए व्याख्यानों के रूप में थे, जिनको बाद में निबंधों के रूप में संकलित किया गया। पत्र पत्रिकाओं का संपादन का कार्य भी आपके द्वारा बखूबी किया गया था। ऊपर निबंध की बात चली थी और मैंने कहा था भाषण इनके किए गए थे। तो बहुत से भाषण जहाँ की आपको बुलाया जाता था, क्योंकि आप उस समय जो साहित्य की एक विशेष धारा चल रही थी, उस धारा के प्रमुख स्तंभों में से थे। जो समाजवादी आप कह सकते हो यदि राजनीतिक दृष्टि से देखा जाए तो, और हिंदी की साहित्य की दृष्टि से देखा जाए तो प्रगतिवादी संगठन या प्रगतिवादी धारा, जो प्रगति को लेकर के या मनुष्य के विकास क्रम को लेकर के चलती है। यहाँ विकास क्रम इतिहास वाला नहीं या विज्ञान वाला डार्विन का विकास क्रम नहीं, बल्कि साहित्य में मनुष्य को किस तरह से देखा जा रहा है उसके संदर्भ में। तो उन पे व्याख्यान दिए, वही बाद में निबंधों के रूप में संकलित हुए। बहुत से पत्रिकाओं में, पुस्तकों में उन्होंने भूमिकाएं लिखी, क्योंकि अपने समय के एक बहुत बड़े नाम थे, लोगों में उनकी एक छवि थी। तो हर व्यक्ति जो कुछ लिखना चाहता था, कुछ लेखन कार्य करता था, वो ये चाहता था कि उसकी रचना की भूमिका को प्रेमचंद जी लिखें, ताकि लोग प्रेमचंद जी की भूमिका होने के कारण ही उस रचना को पढ़े, नाम हो जाए उस रचना का। इसके अलावा बहुत से पत्र, व्यक्तिगत भी, औपचारिक और अनौपचारिक भी, आपके द्वारा लिखे गए थे। एक चीज़ छूट गई, अब तक जो बातें हमने की है प्रेमचंद जी की, उसके अनुसार प्रेमचंद जी तो बड़े गंभीर, लेखक हैं
रचनाकार हैं, लेकिन बड़ों के लिए लिखने के बावजूद आपने बच्चों को नहीं बुलाया। आपने बच्चों के लिए भी साहित्य की रचना की और कोई एक आध रचना न होकर के इन्होंने कुल मिलाकर के 7 बाल साहित्य की रचनाएं हमको प्रदान की अपने लेखन के माध्यम से। तो सोचिए कि प्रेमचंद जी का व्यक्तित्व और उनका कृतित्व कितना बड़ा था कि हिंदी की कितनी विधाओं में आपने कार्य किया। मैं एक चीज़ भूल रहा हूँ, वो है नाटक। कहीं नाम नहीं आता नाटक का, लेकिन प्रेमचंद जी ने कुल 3 नाटक लिखे थे। कुल कितने नाटक? 3 नाटक लिखे थे प्रेमचंद। इसके अलावा आपने कई पत्र पत्रिकाओं में भी लिखा, जिसमें जमाना, सरस्वती, माधुरी, मर्यादा, चांद और सुधा नामक अधिक प्रसिद्ध हैं और इनमें इनकी रचनाएं लिखी जाती रही थी। और इसके साथ साथ 2 पत्रिकाएं ऐसी थी जिनका इन्होंने संपादन किया। पहली थी हंस और दूसरी थी जागरण। हंस और जागरण, तो इन 2 पत्रिकाओं में आपने संपादन का कार्य भी किया था। अब आते हैं इन रचनाओं को, तो हमने देख लिया कि इन्होंने कौन कौन सी रचनाएं, वो एक संकलित रूप हमने जाना। अक्सर चर्चा चलती है कि प्रेमचंद जी ने कब लिखना प्रारंभ किया इस विधा में, या इनकी पहली कहानी कौन सी थी, इनकी पहली रचना कौन सी थी, इनका पहला उपन्यास कौन सा था। तो इस तरह की चर्चाएं जब चलती हैं तो हम कह सकते हैं कि प्रेमचंद जी की पहली प्रकाशित रचना असरारे में आबिद थी। असरारे में आबिद, जो आवाज़ एक खल्क में छपी थी, और एक साथ नहीं छपी थी, बल्कि 8 अक्टूबर 1903 से लेकर के फरवरी 1905 तक एक धारावाहिक के रूप में प्रकाशित हुई थी। तो लंबा समय था, लगभग 1.5 साल का समय। और यही रचना बाद में देवस्थान रहस्य नाम से हिंदी में भी प्रकाशित हुई। इसके साथ साथ इनका पहला कहानी संग्रह जो रहा वो सोजे वतन रहा, जो 1908 में प्रकाशित हुआ, और बाद में इसको अंग्रेज़ों द्वारा जब्त कर लिया गया, क्योंकि इसमें देशभक्ति की बातें की गई थी। और उस समय देशभक्ति की बात करना मतलब अंग्रेज़ों के खिलाफ बात करना था, जो कि देशद्रोह के समान था। तो इनके इस सोजे वतन पर रोक लगा दी गई। यहाँ रोक लगाने का जो है कारण तो हमने देख लिया था कि सोजे वतन पर रोक क्यों लगाई गई, ये भी आपने देख लिया था। अब हम चलते हैं आगे। इनकी पहली कहानी कौन सी मानी जाती है? इनकी पहली कहानी मानी गई है दुनिया का सबसे अनमोल रत्न। दुनिया का सबसे अनमोल रत्न, जो सोजे वतन में छपी थी। हालांकि इस बारे में मतभेद भी हैं। कुछ लोग जमाना नामक पत्रिका में छपी कहानी सांसारिक प्रेम और देश प्रेम को पहली कहानी मानते हैं प्रेमचंद जी की, और ये दोनों ही उर्दू में छपती थी। तो ये कहानियाँ उर्दू के लेखन के दौरान की कहानियाँ मानी जाती थी। ज़्यादा सहमति दुनिया का सबसे अनमोल रत्न पे है, और कुछ लोग जमाना में छपी सांसारिक प्रेम और देश प्रेम को इनकी पहली कहानी मानते हैं।
इसके साथ साथ एक बात और स्पष्ट हो जाती है कि हिंदी में इनकी प्रथम कहानी किसे माने, तो उसका जवाब है सोत, जो 1915 में छपी। किस में छपी? सरस्वती नामक पत्रिका में छपी। और इनका पहला हिंदी उपन्यास सेवा सदन 1918 में छपा। 1918 में इनका पहला उपन्यास सेवा सदन छपा। अब क्या है, कई नाम आते हैं, वरदान हैं और हैं, तो वो पहले छपे, लोग कहते हैं पहले छप गए थे। ऐसा नहीं था, ये बाद में छपे हैं या उर्दू में थे। हम अब हिंदी की बात कर रहे हैं यहाँ। तो पहला उपन्यास जब देख लिया, पहली कहानी जब हमने देख ली, तब एक सवाल और उठता है कि इनका अंतिम उपन्यास कौन सा था? इनका अंतिम उपन्यास जो 1936 में लिखा जा रहा था, वो था मंगलसूत्र। और यह पूर्ण नहीं हो सका, उससे पहले प्रेमचंद जी का देहावसान हो गया, स्वर्गवास हो गया। और इस उपन्यास को बाद में इनके पुत्र ने पूरा किया। हमने 2 पुत्रों के नाम लिए थे, और उनमें से एक पुत्र ने इनका जो है उपन्यास को पूरा लिखा था, जिनका नाम था अमृत राय, ऐसा माना जाता है। और इनका पूर्ण अंतिम उपन्यास था गोदान, जो प्रेमचंद जी का सबसे बेहतर उपन्यास माना जाता है। और प्रेमचंद जी का ही नहीं, बल्कि संसार में जितने भी उपन्यास लिखे गए हैं, उन उपन्यासों में साहित्य की या उपन्यास की जितनी भी आप कह सकते हैं कसौटियां हैं, उनके अनुसार सबसे उच्चतम शिखर पर जाकर के अपना स्थान ग्रहण करता है। इनकी अंतिम कहानी रही थी कफन। बहुत ही मार्मिक कहानी है। चर्चाएं, कभी कहानियों पे चर्चा चलेगी तब इसके बारे में चर्चा करें। और इनका अंतिम निबंध रहा महाजनी सभ्यता। और बात हमने व्याख्यानों की थी, तो इनका अंतिम व्याख्यान था साहित्य का उद्देश्य, जो कि बाद में प्रेमचंद कुछ विचार, जो संकलन है भाषणों का या निबंधों का, उसमें छपा। तो ये तो थी इनकी कुछ पहली और अंतिम रचनाएं। तो क्या प्रेमचंद जी यहीं ठहर गए? रचना संसार इनका यहीं समाप्त हो जाता है? नहीं। हमने कहा था कि इनके बहुत से अनुवाद भी छपे, बहुत से अनुवाद किए आपने। तो फिर कौन से अनुवाद किए आपने? आपने एक नाम सुना होगा, पिता के पत्र पुत्री के नाम। किसने किसको लिखे? हमारे प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने अपनी पुत्री, जो कि भारत की प्रधानमंत्री भी रही, उनको जेल में रहते हुए लिखे। इंग्लिश में लिखे थे। प्रेमचंद जी ने उसका अनुवाद किया, जवाहरलाल नेहरू के पत्र पुत्री के नाम से। जवाहरलाल नेहरू के पत्र पुत्री के नाम से। शायद आपके दिमाग में कभी नहीं आई होगी। इसके अलावा लेव तोल्स्टॉय, जो कि एक रशियन लेखक थे, उनकी बहुत सी रचनाओं का आपने अनुवाद किया। कौन कौन सी? मैं कुछ के नाम लूँगा। एक चिंगारी घर को जला देती है, इसका आपने अनुवाद किया। तोल्स्टॉय की लिखी हुई एक अन्य रचना क्षमादान का भी आपने हिंदी में अनुवाद किया। अब ये मैं सारे तोल्स्टॉय के बोल रहा हूँ। दो वृद्ध पुरुष, इसके साथ साथ ध्रुव निवासी रीछ का शिकार, अर्थात रीछ का शिकार। रीछ का शिकार भी कौन सा? ध्रुव पर, अर्थात बर्फीले रीछ का शिकार। प्रेम परमेश्वर एक अन्य इनका अनुवाद था। इसके अलावा मनुष्य का जीवन आधार क्या हो,
मूर्ख सुमंत और राजपूत कैदी नामक रचनाओं का अनुवाद भी आपने किया। इस नाम से किया, तोलस्टॉय की रचनाओं का नाम तो कुछ और था। इसके अलावा एक आज़ाद कथा नाम से रचना हमारे सामने आई जो रत्ननाथ सरसार की थी, उसका भी इन्होंने अनुवाद किया। और यहाँ तक नहीं ठहरे, बल्कि गाल्सवर्दी की रचना का 1930 में आपने हड़ताल नाम से अनुवाद किया। और गाल्सवर्दी की 2 और रचनाएं रही जिनका आपने अनुवाद किया। चांदी की डिबिया, जिसका 1931 में अनुवाद किया, और न्याय, उसका भी 1931 में आपने अनुवाद किया। अब हम आते हैं इनकी कुछ बाल रचनाओं पर। तो नाम भी बालकों जैसे ही मिलेंगे, जो बालक पसंद करते हो, या कोई शिक्षाप्रद जो बात हो सकती है उसके रूप में आपने लिखा हो। तो इनकी पहली जो बाल रचना हमको मैं नाम लूँगा वो है राम कथा। राम कथा नाम से इनकी ये रचना आई। एक कुत्ते की कहानी भी इनकी एक बाल रचना थी। जंगल की कहानियाँ, जिसमें जंगल के बारे में, जंगल के जीवों के बारे में कुछ बातें, कहानियाँ कहाँ प्रेमचंद ने लिखी थी। एक बच्चों के लिए नाटक भी लिखा, दुर्गादास। दुर्गादास के नाम से हम सब परिचित हैं। राजस्थान की एक मानी हुई इतिहास में हस्ती रही हैं वीर दुर्गादास। संग्राम, ये भी आपने बाल साहित्य के रूप में लिखा। करबला, ये भी बाल साहित्य था। और प्रेम की बेदी, ये भी बाल साहित्य था। हालांकि नाम से ये दोनों ही रचनाएं बड़ों की सी लगती है। तो ये कमी प्रेमचंद जी की हो सकता है कि रह गई हो। बाकी सब तो अध्ययन करने पे या बच्चों द्वारा वो पसंद की गई या नहीं की गई उस पर करता है। अब हम करते हैं इनके कुछ निबंधों की चर्चा, जो कि इनकी प्रेमचंद कुछ उद्देश्य में भी संकलित किए गए हैं। पहली जो रचना का नाम मैं ले रहा हूँ वो है साहित्य का उद्देश्य। ये पहले भी मैं ले चुका हूँ कि साहित्य का उद्देश्य क्या है, ये बताने का प्रयास इसमें लेखक ने किया है। और वो अपने विचारों के आधार पर किया है। साहित्य का उद्देश्य अलग अलग लोग अलग अलग मानते हैं, लेकिन प्रेमचंद जी क्या मानते हैं वो प्रेमचंद ही बता पाएंगे। वो इन्होंने कोशिश की है बताने की। दूसरी जो निबंध की रचना है उनकी वो है पुराना जमाना नया जमाना। पुराना जमाना नया जमाना। मैं जहाँ तक समझता हूँ नए और पुराने ज़माने की यहाँ इन्होंने आपसी तुलना की होगी या दोनों को आमने सामने रखा होगा। तीसरी जो इनकी जो आलेख या निबंध जिसको हम कह सकते हैं रचना थी वो थी स्वराज के फायदे। चूँकि आंदोलन चल रहा था स्वतंत्रता का, तो प्रेमचंद जी उससे अछूते कैसे रहते। तो आपने स्वराज अर्थात स्वतंत्रता का जो खुद का राज है उसके क्या फ़ायदे होते हैं वो सारे बताएं। एक चौथी रचना जो थी कहानी कला, वो 3 हिस्सों में बंट के आई हमारे सामने, भाग 1, भाग 2 और भाग 3। इसमें आपने कहानी कला पर अपने विचार व्यक्त किए हैं। और आप सोचिए कि प्रेमचंद जब कहानी कला पर विचार व्यक्त करते हैं तो उनका कितना महत्व हो जाता है, क्योंकि दुनिया की सर्वश्रेष्ठ कहानियाँ प्रेमचंद की कहानियाँ हैं। फिर चूंकि आज़ादी का आंदोलन था, एक संशय चल रहा था कि देश की भाषा कौन सी हो, तो उस विषय पर भी आपने लिखा है कौमी भाषा के विषय में कि कौम की भाषा, भारतीय कौम की भाषा क्या हो, भाषा क्या हो। अर्थात कौमी भाषा के विषय में कुछ विचार।
शायद इस कुछ विचार के आधार पर ही आगे जा कर के इनके संकलन का नाम भी कुछ विचार रखा गया। और इन्होंने तो यहाँ तक भी लिखा है अपनी एक और निबंध में, एक और रचना में, कि हिंदी और उर्दू जो एक मतभेद चला आ रहा था दोनों भाषाओं में, वो उसकी एकता की कोशिश, क्योंकि इन्होंने दोनों भाषाओं में लिखा है। और इसी नाम से आपने एक निबंध लिख दिया या व्याख्यान दिया, हिंदी उर्दू की एकता। और एक मैंने कहा था कि अंतिम इनका जो, अंतिम तो नहीं कहेंगे, हाँ, अंतिम निबंध जो है इनका, वो महाजनी सभ्यता। ये उस समय के जो महाजन अर्थात व्यापारी वर्ग जो हुआ करते थे, उनके द्वारा आम जनता का जो शोषण किया जाता था, उस पर अपने विचार इन्होंने लिखे हैं। फिर आपने उपन्यास पर भी एक निबंध लिखा। इसके साथ साथ जीवन में साहित्य का स्थान, इस नाम से भी आपने निबंध लिखा। इस सांप्रदायिकता और संस्कृति, देखिए उस समय के जो ज्वलंत मुद्दे थे, उनको आपने अपने निबंधों में, अपने व्याख्यानों में स्थान दिया। और एक अंतिम जो निबंध की बात करता हूँ, अंतिम जो आलेख की बात करता हूँ, वो है शहीदे आज़ाद। तो इस तरह से आपने विभिन्न निबंध भी लिखे। आज काफ़ी लंबा समय हो गया है, इसलिए हमारी इनके उपन्यास और कहानियों के बारे में जो चर्चा होनी थी, वो आज इस व्याख्यान में नहीं हो पाएगी। इस चर्चा में, हमारी संवाद में हम नहीं कर पाएंगे, ये हम अगले संवाद में करेंगे। अतः मैं आज अपने इस संवाद को यहीं विराम देता हूँ। जय हिंद।